हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा हम लोगों का चैप्टर चल रहा था आर्द्रता एवं वर्षण, तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने आर्द्रता के कुछ चैप्टर भाग कंप्लीट किए थे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बादल से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो है बादल, तो बादल के बारे में हम लोग जानते हैं। रुद्धोष्ण प्रक्रिया द्वारा वायु के ठंडा होने एवं उसके तापमान के उच्चांक से नीचे गिरने के कारण बादलों का निर्माण होता है। रुद्धोष्ण प्रक्रिया द्वारा वायु के ठंडा होने एवं उसके तापमान के उच्चांक से नीचे गिरने के कारण जो है बादलों का निर्माण होता है। जिन मेघों की उत्पत्ति वायु की प्रबल तरंगों से होती है, जिन मेघों की उत्पत्ति वायु की प्रबल तरंगों से होती है, उनका स्वरूप धुनी हुई रुई के समान होता है। उनका स्वरूप जो है वो धुनी हुई रुई के समान होता है। परंतु जिन मेघों का विकास वायु के धीरे धीरे ऊपर उठने के कारण होता है, उनका निर्माण जो है वो परतों में होता है। अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान परिषद द्वारा मेघों को निम्नलिखित 10 वंशों में विभक्त किया गया है। यानी मेघ के 10 वंश बनाए गए हैं अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान परिषद द्वारा। तो हम लोग देखते हैं, फर्स्ट है उच्च मेघ। ए में उच्च मेघ, इनकी ऊंचाई जो है वो 5000 मीटर से 13000 मीटर के बीच होती है। उच्च मेघ की ऊंचाई जो है वो 5000 मीटर से 13000 मीटर के बीच होती है। और उच्च मेघ के अंतर्गत जो है फर्स्ट पक्षाभ मेघ। पक्षाभ मेघ जो है, यह मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। पक्षाभ मेघ जो है वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है और इसका निर्माण जो है वो हिमकणों द्वारा होता है। पक्षाभ मेघ का निर्माण हिमकणों द्वारा होता है और इनका रंग उजला होता है एवं इनकी आकृति पक्षी के पंखों के समान होती है। इससे ना तो धरातल पर छाया बनती है और पक्षाभ मेघ से ना तो धरातल पर छाया बनती है और ना ही वर्षा होती है। नेक्स्ट, ये चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं। पक्षाभ मेघ जो है वो चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं। दूसरा है उच्च मेघ के अंतर्गत पक्षाभ स्तरी मेघ। पक्षाभ स्तरी मेघ, ये मेघ पृथक पृथक न होकर महीन एवं सफेद चादर के समान संपूर्ण आकाश में छा जाते हैं। पक्षाभ स्तरी मेघ पृथक पृथक न होकर महीन एवं सफेद चादर के समान संपूर्ण आकाश में छा जाते हैं। इन मेघों में से दिन में सूर्य एवं रात्रि में चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल का निर्माण होता है। इन मेघों से दिन में सूर्य एवं रात्रि में चंद्रमा की चारों ओर प्रभा मंडल का निर्माण होता है और ये मेघ भी चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं। नेक्स्ट है हमारा पक्षाभ कपासी मेघ। पक्षाभ कपासी मेघ में विशेषता जो है, ये मेघ लहर चिन्ह के रूप में होते हैं। पक्षाभ कपासी मेघ, ये मेघ लहर चिन्ह के रूप में होते हैं। इनमें कपास के ढेर जैसे बादल भी रहा करते हैं। ये प्रायः छायाहीन होते हैं। इन्हें मार्केल स्काई भी कहा जाता है। नेक्स्ट, दूसरा जो है भी मध्यम ऊंचाई के बादल। पहला ए था उच्च ऊंचाई के, अब जो है मध्यम ऊंचाई के। मध्यम ऊंचाई, ये मेघ धरातल से 2000 मीटर से 7000 मीटर के बीच पाए जाते हैं। मध्यम ऊंचाई के बादल जो है धरातल से 2000 मीटर से 7000 मीटर की ऊंचाई के बीच पाए जाते हैं। इसमें फर्स्ट है मध्य स्तरीय मेघ। मध्य स्तरीय मेघ में मध्य स्तरीय मेघ, इन मेघों की परतें मोटी होती हैं। मध्य स्तरीय मेघों की परतें जो है वो मोटी होती हैं एवं इनका रंग भूरा या नीलाभ होता है, नीला होता है। दूसरा है मध्य कपासी मेघ। मध्य कपासी मेघ जो है, ये मेघ
भूरे अथवा श्वेत रंग के होते हैं। ये मेघ, मध्य कपासी मेघ भूरे अथवा श्वेत रंग के होते हैं। आकाश में बड़ा ही मनोरम दृश्य उपस्थित करते हैं। तीसरा सी, निचले मेघ। निचले मेघ के बारे में, इनकी ऊंचाई धरातल से 2000 मीटर से भी कम होती है। फर्स्ट है स्तरीय कपासी मेघ। स्तरीय कपासी मेघ ये बड़े बड़े गोलाकार चकत्तों के रूप में पाए जाते हैं। स्तरीय कपासी मेघ जो है बड़े बड़े गोलाकार चकत्तों के रूप में पाए जाते हैं। दूसरा है स्तरीय मेघ। ये मेघ धरातल से ऊंचाई पर होते हैं एवं कोहरे की भांति आकाश को ढक लेते हैं। तीसरा है वर्षा स्तरीय मेघ। वर्षा स्तरीय मेघ, इनका रंग गहरा भूरा होता है। इनकी सघनता के कारण धरातल पर अंधकार छा जाता है। इनसे काफी वर्षा होती है। वर्षा स्तरीय मेघ से इनका रंग सघनता के कारण, इनका रंग भूरा होता है और इनकी सघनता के कारण धरातल पर जो है वो अंधकार छा जाता है। इनमें और इनसे काफी वर्षा होती है। नेक्स्ट है डी। डी में हम लोग देखते हैं ऊर्ध्वाधर विकास वाले मेघ। ऊर्ध्वाधर विकास वाले मेघ, इन मेघों की ऊंचाई आधार से शीर्ष तक 18 किलोमीटर या अधिक होती है। इन मेघों की ऊंचाई आधार से शीर्ष तक 18 किलोमीटर या अधिक होती है। इसमें है फर्स्ट कपासी मेघ। इन मेघों के शीर्ष की तुलना गोभी के फूल से की जाती है। कपासी ऊर्ध्वाधर विकास वाले मेघ में जो कपासी मेघ होते हैं, इन मेघों की शीर्ष की तुलना जो है गोभी के फूल के से की जाती है। ये मेघ धुनी हुई रुई या कपास के ढेर जैसे प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट, इसमें कभी कभी वर्षा भी होती है। दूसरा है कपासी वर्षी मेघ। कपासी वर्षी मेघ, ये मेघ अत्यधिक लंबवत विकास वाले मेघ होते हैं। ये मेघ अत्यधिक लंबवत विकास वाले मेघ होते हैं। इनकी ऊपरी हिस्से की आकृति जो है वो निहाई जैसी होती है। मूसलाधार वर्षा, ओला एवं तड़ित झंझा लाना इन मेघों की प्रमुख विशेषता है। नोट है इसमें, कपासी मेघ एवं कपासी वर्षा मेघों को निचले मेघ में सम्मिलित किया जाता है। दूसरा नोट जो है, इन मेघों के साथ निम्बो शब्द जुड़ा रहता है। ये मेघ वर्षा लाने वाले मेघ होते हैं। नेक्स्ट, वर्षण के रूप। वर्षण के रूप जो है उसको हम देखते हैं। वर्षण का रूप क्या क्या है। वर्षण जल के रूप में या ठोस हिम के रूप में या दोनों के मिश्रण के रूप में हो सकता है। वर्षण जो है जल के रूप में या हिम के रूप में या दोनों ही के मिश्रित रूप में हो सकता है। नेक्स्ट, जब तापमान हिमांक से नीचे होता है, जब तापमान हिमांक से नीचे होता है तो वर्षण जो है वो हिम कणों के रूप में होता है, जिसे हिमवृष्टि या हिमपात कहा जाता है। जब तापमान जो है, वायुमंडल का तापमान जो है वो हिमांक से नीचे होता है, तब जब वर्षण होता है तो वो हिमवृष्टि या हिमपात होता है। जल वृष्टि और हिमवृष्टि के मिश्रण को सहिम वृष्टि कहा जाता है। जल वृष्टि और हिमवृष्टि के मिश्रण को सहिम वृष्टि कहा जाता है। जब धरती के पास वाली हवा की परत का तापमान हिमांक से ऊपर हो तो ऐसी परिस्थिति में सहिम वृष्टि होती है। जब बर्फ की कड़ी एवं बड़ी गोलियों की बौछार होने लगती है तो इसे ओला पड़ना कहा जाता है। ओला में बर्फ की कई संकीर्णीय परतें पाई जाती हैं। जब वर्षा की बूंदें अत्यंत सूक्ष्म, सघन एवं समान आकार की होती हैं, जब वर्षा की बूंदें जो हैं अत्यंत सूक्ष्म, सघन एवं समान आकार की होती हैं तथा वायु की दिशा में उड़ती हुई प्रतीत होती हैं, तो ऐसी वृष्टि को फुहारा कहा जाता है। फुहारा में जल कणों का आकार जो है वो 0.5 सेंटीमीटर से भी कम होता है। नेक्स्ट है वर्षण के सिद्धांत। वर्षण के सिद्धांत जो हैं, वर्षण के दो सिद्धांत हैं। फर्स्ट है हिमकण का सिद्धांत और दूसरा है संलयन सिद्धांत।
हिमकण का सिद्धांत जो है वो वर्गरान ने दिया था और संलयन सिद्धांत जो है वो ईजी वोवेन ने दिया था। नेक्स्ट है वर्षा के प्रकार। तो वर्षा के प्रकार जो है एक फर्स्ट जो है वर्षा के प्रकार आर्द्र वायु के ऊपर उठने के आधार पर वर्षा के 3 प्रकार हैं। आर्द्र वायु के ऊपर उठने के आधार पर वर्षा को 3 प्रकार में विभक्त किया गया है। फर्स्ट है संवाहनीय वर्षा। धरातल के अत्यधिक गर्म होने के फलस्वरूप वायुमंडल में उत्पन्न संवाहन धाराओं से होने वाली वर्षा को संवाहनीय वर्षा कहा जाता है। जब धरातल के अत्यधिक गर्म होने के कारण वायु गर्म होकर ऊपर उठती है तो वायु का शीतलन शुष्क रुद्धोष्ण तापहास दर से होता है। इसके फलस्वरूप वायु संतृप्त हो जाती है एवं जलवाष्प संघनन होता है एवं वर्षा प्रारंभ हो जाती है। संघनन के कारण गुप्त ऊष्मा मुक्त होती है जो वहां की वायु को पुनः गर्म करती है एवं उसे और ऊपर उठने को बाध्य कर देती है, जिससे और संघनन एवं वर्षा होती है। संवहनीय वर्षा अल्पकालिक एवं मूसलाधार होती है। इसके द्वारा मेघाच्छादन की न्यूनतम मात्रा से अधिकतम वर्षा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है। यह वर्षा मुख्यतः विषुवतीय क्षेत्रों में होती है, जहां प्रतिदिन दोपहर तक धरातल के गर्म होने के कारण संवहनीय धाराएं उठने लगती हैं एवं शाम को घनघोर वर्षा प्रारंभ होती। यानी संवहनीय वर्षा जो है ज्यादातर जो है वो विषुवत क्षेत्रीय प्रदेश में ही होती है। नेक्स्ट जो है पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा क्या है? उष्ण एवं आर्द्र वायु जब पर्वतों से टकराती है तो वह बाध्य होकर ऊपर उठती है। उष्ण एवं आर्द्र वायु जो है जब पर्वतों से टकराती है तो वह बाध्य होकर ऊपर उठती है। इससे जो वर्षा होती है उसे पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। पर्वतों के द्वारा वायु के ऊपर उठने में जो सहायता मिलती है उसे ट्रिगर प्रभाव कहा जाता है। विश्व में पर्वतीय वर्षा की सर्वाधिक होती है। पर्वतीय वर्षा में पवन विमुख की तुलना में पवनाभिमुख ढालों पर वृष्टि की मात्रा काफी अधिक होती है। इसका कारण यह है कि पवनाभिमुख ढालों पर अधिक वर्षा के कारण हवा में जलवाष्प की मात्रा काफी कम हो जाती है। साथ ही पवन विमुख ढालों पर हवा जब नीचे उतरती है तो वह क्रमशः गर्म हो जाती है। इस प्रकार पवन विमुख ढालों उनके आसपास की निम्न भूमि में अपेक्षाकृत काफी कम वर्षा होती है। इन्हें वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप अगर देखा जाए तो महाबलेश्वर एवं पुणे के एक दूसरे के निकट स्थित होने के बावजूद पवनाभिमुख ढाल पर स्थित होने के कारण महाबलेश्वर में वार्षिक वर्षा की मात्रा 600 सेंटीमीटर है, जबकि पुणे में मात्र 70 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नेक्स्ट तीसरा है चक्रवाती या वाताग्री वर्षा। चक्रवाती या वाताग्री वर्षा दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं जब आपस में टकराती हैं तो वाताग्र का निर्माण होता है। इस वाताग्र के सहारे गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है एवं वर्षा होने लगती है। यह वर्षा मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में शीतोष्ण चक्रवातों द्वारा होती है। इस वर्षा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस प्रकार की वर्षा मूसलाधार नहीं होती है, बल्कि वर्ष भर फुहारों के रूप में होती है। वर्षा का वितरण। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वर्षा का वितरण। संसार में औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा 97 सेंटीमीटर होती है, यानी 100 सेंटीमीटर लगभग होती है। और भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांश तक काफी अधिक वर्षा होती है। दोनों ही गोलार्धों में 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच व्यापारिक हवाओं द्वारा महाद्वीपों के पूर्वी भागों में वर्षा होती है। यानी दोनों ही गोलार्ध में 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच व्यापारिक हवाओं द्वारा महाद्वीपों के पूर्वी भागों में वर्षा होती है, जबकि पश्चिमी भाग में शुष्कता होती है। दोनों ही गोलार्ध में
20 से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य वायु के नीचे उतरने के कारण प्रति चक्रवातीय परिस्थितियों का निर्माण होता है। फलस्वरूप वर्षा नहीं हो पाती है। विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल इन्हीं अक्षांशों के बीच स्थित हैं। 30 से 40 डिग्री अक्षांश के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर जाड़े में वर्षा होती है, क्योंकि यह भाग पवन पेटियों में खिसकाव के कारण शीत ऋतु में पछुआ पवन के प्रभाव में आ जाता है। महासागरों की ओर से आने के कारण ये पवनें वर्षा लाती हैं। दोनों ही गोलार्धों में 40 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच जो है पछुआ पवन द्वारा वर्षा होती है। इसे द्वितीय अधिकतम वर्षा की पेटी कहा जाता है। 60 डिग्री से अक्षांश से ध्रुवों की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है एवं 75 डिग्री अक्षांश में आगे वार्षिक वर्षा जो है वो 75 सेंटीमीटर ही रह जाती है। पेटरसन ने पृथ्वी को वर्षा के वितरण की दृष्टि से निम्नलिखित पेटियों में विभाजित किया है। तो पेटरसन के अनुसार वर्षा की दृष्टि से पृथ्वी का जो विभाजन किया गया है अक्षांशों पर हम लोग देखते हैं। पहला, वर्ष भर वर्षा, अधिकतम वर्षा यानी जहां होती है 7 डिग्री उत्तर से 7 डिग्री दक्षिण तक, 0 डिग्री से। उसके बाद ग्रीष्मकालीन वर्षा या शीतकाल शुष्क, जहां पर ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है एवं शीतकाल शुष्क होता है, वो 7 डिग्री से 16 डिग्री तक। तीसरा है हल्की ग्रीष्मकालीन वर्षा, 16 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के बीच, दोनों ही गोलार्धों में। चौथा है सभी मौसम शुष्क, न्यूनतम वर्षा 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश। पांचवा है हल्की शीतकालीन वर्षा, हल्की शीतकालीन वर्षा जो है वो 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच। ग्रीष्मकालीन शुष्क और शीतकाल में पर्याप्त वर्षा जो है वो 35 डिग्री से 45 डिग्री के बीच। सतह सभी मौसम में वर्षा, परंतु ग्रीष्मकाल में अधिकतम 40 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांश के बीच। सभी मौसम में अल्प वर्षा, अधिकांश हिमपात के रूप में, तो वह जो है 70 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश के बीच में होता है। वैसे स्थानीय तूफान या झंझावत जिनमें ऊपर की ओर तीव्र हवाएं चलती हैं तथा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ घनघोर वर्षा होती है एवं कभी कभी इतनी तेज से वर्षा होती है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मेघ ही फूट पड़े हों। इस प्रकार की वर्षा को प्रस्फोट वर्षा कहा जाता है। प्रस्फोट वर्षा कहा जाता है, यानी क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर हम लोगों का यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट अगला चैप्टर हमारा होगा वाताग, जो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।